कुंडली में रोड मैप क्या चीज़ होती है, इसकी स्टडी क्या होती है? आपने अलग टाइम पे जन्म लिया है, मैंने अलग टाइम पे। जब आपका जन्म हुआ तो कौन सा ग्रह कौन सी पोजीशन पे था, इस चीज के स्क्रीनशॉट को हम कुंडली कहते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्रम। इसकी डिग्री भी होती है? बिल्कुल, इसकी डिग्री भी स्टार्ट हो गई है, आप पीएचडी भी कर सकते हो इस लाइन में। पिछले जन्म का किया हुआ कुछ अच्छा काम या बुरा काम इस ये जन्म चीज़ें में मैटर करती हैं बिल्कुल। तो कोई एक्सीडेंट होने वाला कोई भी डेट पता लग जाती है इस टाइम पे होने वाला तो है? एक टाइम फेज पता लग जाता है कि इस टाइम पीरियड के बीच आपको नेगेटिविटी आ सकती है। किसी पंडित जिससे हम हाथ दिखा रहे हैं ना, कुंडली दिखा रहे हैं, तो वो सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं, ऐसे कैसे पता किया जा सकता है? अगर आपके साथ वो जो पास्ट बता रहे हैं वो सब मैच हो रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो जो फ्यूचर बताएंगे वो भी सही बताएंगे। तो लोग होते हैं जो कुंडली वगैरह को नहीं मानते। आप ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरी वर्कशॉप पे आइए, मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि कुंडली काम करती है। अगर आप अपनी सिस्टर को खुश रखते हो तो आप हरी चीज़ें गिफ्ट करो, आपकी मनी ट्रांजैक्शंस अच्छी होंगी। आप अपनी वाइफ को खुश रखते हो, इससे आपका जो शुक्र है वो शार्प हो जाता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो, इमोशनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा फील करता हो, आप अपनी माता जी के पैर दबाने शुरू कीजिए। मंगलीक होना इज़ वेरी लकी। तो आप लकी मानते हो? बिल्कुल। मंगलीक होना। जो मंगलीक लोग हैं ये सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं। लाल किताब को धारणा बनी हुई है कि ये अच्छी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि इसको रावण ने अपनी खून के साथ लिखा है। हाँ, ऐसी चीज़ें मैंने ऐसी सुनी चीज़ें। है। ये लुधियाना में एक पंडित जी थे, पंडित रूपचंद जोशी, जिन्होंने इस किताब को लिखा था 1940 टू 1950s में। 2 शादियाँ या 3 शादियाँ हाँ ये क्यों करनी पड़ती हैं? कुछ लोग पेड़ के साथ शादी है ना, या हाँ किसी एनिमल के साथ। सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा और आपके लिए काफ़ी नॉलेज वाला होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष के बारे में है ना, ज्योतिषी के बारे में जो है काफ़ी धारणाएं बनी हुई हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, जो सच बोलते हैं है ना। कुछ सच बोलते हैं कि कई लोगों को रीडिंग आती है, लेकिन कुछ लोगों को जो है नहीं आती। तो वो कैसे ठीक करते हैं, या मतलब कुंडली वगैरह कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे है ना, बात करेंगे उनके बारे में। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज्योतिष शुभम छाबड़ा जी। सो आपका स्वागत है सर। थैंक यू। तो शुरू करें हम? हाँ जी। तो मतलब पहले हाँ हम जी, पहले 1 मिनट गणेश जी को याद कर लें। बिल्कुल फिर बिल्कुल। शुरुआत करें। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। तो जैसे आपने बोला कि सबसे पहले हम गणेश जी को नमन करते हैं ना, ऐसे क्यों? मतलब सिर्फ गणेश जी ही क्यों? हाँ जी, काफ़ी जगह देखा है मैंने। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया आपने। आजकल ये चीज़ हमारे धर्म से वैसे ही बहुत दूर होती जा रही है। कई तो लेडीज़ को भी नहीं पता है, वो अपने बच्चों को तो चलो दूर की बात हो जाती है। हुआ क्या था, एक बार पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो भोले बाबा तब साधना के लिए गए हुए थे। तो उस दिन पार्वती माता ने अपने बॉडी में से बटना लगाते हैं ना हम नहाते हुए, तो उन्होंने बटना लगाया। उस टाइम पे सोप नहीं होते थे, तो हम जैसे हल्दी का बटना ऐसी सब चीज़ें यूज़ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन अपने जो बॉडी पे बटना लगाया था, उन्होंने उस बटने को इकट्ठा करके एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में उन्होंने जान डाली। उस मूर्ति को उन्होंने नाम दिया विनायक। विनायक। अच्छा। तो विनायक को उन्होंने बोला कि जब तक मैं स्नान करके नहीं आती तो इसके अंदर कोई आना नहीं चाहिए, आप मेरे इस घर के द्वार के बाहर खड़ना, तो जब तक मैं नहा के नहीं आऊँगी आप यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई भी बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। तो विनायक जी कह देते हैं, जी माता, जैसे आपने बोला वैसे ही होगा। अच्छा, ये चीज़ें मैंने सीरियल्स में भी देखी हुई है ना, काफ़ी पुराने हिंदी सीरियल्स जो चलते थे। तो उस दिन माता स्नान करने चले जाते हैं, तो पीछे से भोले बाबा आ जाते हैं। अब भोले बाबा को नहीं पता है कि वो विनायक कौन है, और विनायक को नहीं पता है कि भोले बाबा कौन है। तो विनायक को बोलते हैं भोले बाबा जी कि मुझे अंदर जाना है, मुझे रास्ता दो। तो विनायक मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माता जी ने मना किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि जब तक मैं नहीं आती आप यहाँ पे खड़े होगे, ध्यान दोगे कि कोई भी बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। तो वो आपस में काफ़ी देर उनकी डिस्कशन होती है इस चीज़ को लेके। तो एंड में विनायक जी बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, मतलब नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है जब तक वो नहा के नहीं आएंगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो भोले बाबा को क्रोध आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपना त्रिशूल उठाते हैं, वो उनका गला काट देते हैं विनायक का। तो वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके पार्वती माता देखते हैं अब कि ये कैसे, आप तो साधना पे गए हुए थे, तो मैंने बाहर विनायक खड़ाया था, तो आप अंदर कैसे आ गया, आपको विनायक ने अंदर कैसे आने दिया।
तो वो बताते हैं कि वो जो बालक था वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसबिहेव कर रहा था, उसको बात करने की अक्ल नहीं थी। मैंने उसको बहुत बार समझाया कि मुझे अंदर जाने दे, तो उसने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं अंदर जाने दूंगा। तो मैंने उसका सिर जो है वो काट दिया, वो अब नहीं रहा है। तो पार्वती माता को तो बहुत परेशानी हो जाती है, वो क्रोधित हो रोने जाते हैं ना। क्रोधित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उनकी आपस में जैसे हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ की हो जाती है। तो पार्वती माता उनको बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे जैसे भी करके मुझे ही जिंदा चाहिए। तो अब भोले बाबा जी टेंशन में आ जाते हैं कि वाइफ ने कहा है तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो वो क्या अपने जो उनके साथ नंदी जी होते हैं उनको बोलते हैं कि आप जाइए, चारों दिशा में जाइए, तो आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले जिसमें जान हो, वो आपको मिले, जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ कमर करके सोई हुई हो, आप उसको ले आइए। पर एक बात है कि जिसको आपने लेके आना है उसकी स्वेच्छा होनी चाहिए, वो उसको पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर वो तैयार हो तो उसे लेके आना। और जिसको वो लेने गए उनको हाँ जी। पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, अगर वो राजी होते हैं जाने के लिए तो वो आए। बिल्कुल। मतलब ये स्वेच्छा, शर्त उनकी थी। खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे पता है मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ ये होगा, वो तैयार हो तो उसे लेके आना। अच्छा। तो नंदी जी जाते हैं अपने गणों के साथ, वो उनको कोई मिलता है, वो उनसे पूछते हैं कि आपका सिर हमने विनायक पे करना लगाना है। है, तो ऐसे तो वो मना कर देते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं उनको, मना कर देते हैं। वापस आ जाते हैं वो भोले बाबा के पास। भोले बाबा फिर परेशान, सोल्यूशन तो कोई निकला नहीं। पार्वती माता गुस्से पे गुस्सा हो रहे हैं। तो पार्वती माता उनसे पूछते हैं कि आप जो इनका पहले का सिर था वो क्यों नहीं लगा रहे हो। तो वो बताते हैं कि वो जो उनका सिर था ना, विनायक का सिर था, वो लंका में जाके गिरता है, जिसे हम आजकल श्रीलंका कहते हैं, वो उस टाइम पे लंका कहते थे, वो लंका में जाके गिरता है। तो जो लंका है वो भोले बाबा जी ने रावण के दादाजी को, पलस्तराज जी को, किसी टाइम पे दान करी क्या होती है। नाम था उनका? पलस्तराज। पलस्तराज। हाँ जी, उनको अच्छा। दान करी होती है। तो वो बोलते हैं कि जब हमने कोई बड़ी चीज़ दान करी हो, उसमें कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए जाके, तो उसको वापस नहीं लेते होते, वो भी अब दान का हिस्सा ही है। तो अब भोले बाबा फिर अपने नंदी जी को बोलते हैं कि आप जाओ, आपको कोई भी जीवित हो उसको ढूंढ के लेके आओ जो स्वेच्छा से अपना इस चीज़ के लिए तैयार हो। तो वो जाते हैं, उनको एक हाथी का बच्चा मिलता है। हथनी जो होती है अपने बच्चे की तरफ कमर करके सोई हुई होती है। तो वो उससे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो तैयार हो जाते हैं कि मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। तो उस दिन वो हाथी का सिर काट के लेके आते हैं। तो भोले बाबा वो सिर विनायक पे लगाते हैं और उसको नाम देते हैं दोबारा से, उसमें जान डाल के उसको नाम देते हैं गणेश जी। तो पार्वती माता देख लेते हैं ये चीज़ कि जिंदा तो हो गया है, पर वो बात नहीं है कि जो मैंने पहले बनाया था, वो फिर उसके भोले बाबा के साथ पर लड़ाई करते हैं। तो अब पार्वती माता ये चीज़ देख लेते हैं कि जिंदा तो वो हो गया है, बट वो बात नहीं है जो उनको चाहिए थी। तो पार्वती माता फिर से उनको बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद कि आपने जो ये सिर लगाया है। तो भोले बाबा उनको वरदान देते हैं गणेश जी को कि इसको मैं वरदान देता हूँ, जो भी शुभ काम से पहले गणेश जी को याद करेगा उसका कार्य सिद्ध होगा। तो उस तब दिन से ये रीति चलती आ रही है कि कोई भी शुभ काम से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। जो भी बंदा गणेश जी को कोई भी काम से पहले याद करता है तो वो कार्य जरूर सिद्ध होता है। मतलब ये स्टोरी थी है ना। हाँ जी। गणेश जी को याद करने की। तो मतलब कोई भी शुभ काम हो तो सबसे पहले गणेश जी को इसलिए। याद किया जाता है, बिल्कुल। क्या बात है, बड़ी अच्छी मतलब है ना। हाँ जी। काफी लोगों को पता नहीं होगा है ना, बिल्कुल। आपने जो चीज बताई है, बस बिल्कुल। चलो प्रणाम करते होंगे या मतलब हाँ याद जी, हाँ करते जी, होंगे, बिल्कुल। और उनको पता जब नहीं अंदर होगा। वाली स्टोरी किसी को नहीं पता होती ना, तो हम सिर्फ लाइटली उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। जब किसी को पूरी स्टोरी पता होती है तो हम उसकी तरफ पूरा फोकस से ध्यान देते हैं। आपने जो स्टोरी सुनाई ना, उसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है मेरा हाँ जी। कि रावण को जो लंका आपने कह रहा कि हाँ जी, दान हाँ में जी। दी थी ना भोले बाबा जी ने, बिल्कुल। वो क्या स्टोरी थी? उसके पीछे भी कोई स्टोरी है हाँ मैंने जी, सुना उसके है। पीछे भी एक स्टोरी है। होता क्या है, गौरा माता आपको पता होगा, पार्वती माता से पहले जो भोले बाबा की वाइफ थे गौरा माता। तो एक बार दोनों बैठे होते हैं, भोले बाबा और गौरा माता। तो गौरा माता भोले बाबा को बोलते हैं कि सभी देवी देवता अच्छे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, सभी के पास महल है, अपने वाहन है आने जाने के लिए, तो हम जो है बड़ी नॉर्मल सी सादी सी लाइफ जी रहे हैं। तो वो बोलते हैं भोले बाबा को, गौरा माता, कि मुझे भी एक महल चाहिए, मैं भी महल में रहूँगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी पहाड़ों में, मेरा अब मन नहीं लगता है। तो भोले बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी जगह यहीं पे है, हम यहीं पे रहेंगे। पर गौरा माता नहीं मानते, वो कहते कि नहीं, मुझे तो महलों में रहना है। तो होता क्या है, भोले बाबा विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं कि आप हमारे लिए एक महल तैयार करवाइए, कि ऐसा महल पहले बना ना हो, ना ही ऐसा कभी बने। तो विश्वकर्मा जी भी कह देते हैं बिल्कुल। तो उस दिन फिर विश्वकर्मा जी तथास्तु कह देते हैं उस चीज़ को। विश्वकर्मा जी महल बनवाने लग जाते हैं। उस दिन उन्होंने फिर सोने की लंका बनवाई।
जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, वही जो सोने की रावण की लंका थी, है हाँ ना? जी हाँ जी। वो वाली। तो उस टाइम पे क्या होता था, किसी भी मुहूर्त पे फेमस जो ब्राह्मण थे, बड़े ब्राह्मण, वो यज्ञ के लिए बुलाए जाते थे किसी भी चीज़ के मुहूर्त के लिए। तो उस दिन उन्होंने रावण के दादाजी, जो कि उस टाइम पे बहुत फेमस ब्राह्मण थे, पलस्तराज जी, उनको उन्होंने मुहूर्त पे बुलाया। उन्होंने वहाँ पे मुहूर्त किया, उस जो महल बनाया था लंका, उसका मुहूर्त किया उस दिन। तो उसके बाद वहाँ पे रीति होती थी उस टाइम पे कि जो भी ब्राह्मण आपसे कुछ मांगता था ना, तो आपको देना पड़ता था, चाहे वो कुछ भी मांगे। भोले बाबा का तो आपको पहले से पता ही है, उनसे तो आप कुछ भी मांगोगे उन्होंने तथास्तु ही कहना है। बस आपकी मांगने की इच्छा साफ होनी चाहिए, वो सब कुछ दे देते हैं। तो वो ब्राह्मण से पूछते हैं, पलस्तराज जी से, कि आपको क्या चाहिए, आपने यज्ञ किया है। तो जो पलस्तराज के साथ उनके गण आए होते हैं, वो इशारा कर देते हैं कि ये जो पीछे सोने की लंका है, यही मांग ले। तो उनके भी मन में लालच आ जाता है पलस्तराज जी के। तो वो कहते हैं कि अगर ये लंका मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। भोले बाबा साथ ही बिना कुछ भी सोचे समझे, आपको पता ही है, उन्होंने फिर तथास्तु कह दिया। साथ ही गौरा माता को कहते हैं कि चलो अपना सामान उठाओ, हम वहीं पहाड़ों में ही रहेंगे, हमारी जगह वहीं पे है। तो इस तरह से रावण के दादाजी पलस्तराज जी को पहले से ही दान में करी हुई थी लंका, भोले बाबा ने। वो लंका जो है रावण की, जिसको हम कहते हैं, हाँ हम जी। कहानियां पढ़ते हैं, वो हाँ जी। उनके दादाजी की थी, हाँ तो जी। रावण को मिली थी। बिल्कुल। अच्छा। जैसे आज भी हम कोई प्रॉपर्टी हम्म। जायदाद में हमें कोई अपने हमारे फादर से, फोर फादर से मिल जाती है, वो चीज़ थी वो। क्या बात है, मतलब सही है ना? हाँ जी हाँ जी। तो कुंडली की बात करते हैं अब हाँ हम। जी। कुंडली के बड़े क्वेश्चन होते हैं, है ना, कि कईयों के लोगों के, कि कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं, है ना? हाँ जी। अगर हमने पता करना हो कि किसी पंडित जी से हम हाथ दिखा रहे हैं ना, कुंडली दिखा रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो वो सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं, ऐसे कैसे पता किया जा सकता है? कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, जब वो आपकी कुंडली को देखेगा तो पहले वो आपको सिम्टम्स देगा, कुछ वो चेक करेगा कि आपका टाइम सही, जो आपने बताया वो वेरीफाई करेगा कि आपका टाइम सही बताया आपने या गलत बताया है। जैसे चंद्रमा किसी के 8th हाउस में हो, तो लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान के घर में कोई पुरानी करेंसी, अपनी कंट्री की हो या किसी और कंट्री की हो, एंटीक करेंसी इस बंदे के घर पे जरूर पड़ी होगी। तो जैसे अब मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आया, उसका चंद्रमा 8th हाउस है, तो मैं उससे पहले टाइम रेक्टिफाई कर लूँगा। अगर मेरा टाइम रेक्टिफाई हो गया तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये जो कुंडली है ये सही कुंडली है, और सुनने वाले को भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जैसे जैसे आपको कोई चीज़ें बताएंगे एस्ट्रोलॉजर, जो भी आपके सामने आपकी रीडिंग कर रहे हैं, वो आपको चीज़ें बताएंगे, अगर आपके साथ वो जो पास्ट बता रहे हैं वो सब मैच हो रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो जो फ्यूचर बताएंगे वो भी सही बताएंगे। बस ये है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ जिनको रीडिंग पता हो। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि जो आपको मोटिवेट करके भेजे। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आए हो, आप बाहर जा रहे हो उसके पास पूरी कंसल्टेशन के बाद, अगर आपके मन में कोई मोटिवेशन आई है उसके साथ बातें करने के बाद, तो आप सही जगह आए हो। कुछ नेगेटिव कर हाँ देते हैं जी। कि आपके साथ ऐसा नुकसान हो सकता अगर है। आप, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपके पास, आपके माइंड में कोई ऐसी नेगेटिविटी आई है किसी एस्ट्रोलॉजर के जाने के पास, तो आप गलत जगह गए हो। क्योंकि ज्योतिषी का काम ही यही है, अगर आपकी लाइफ में अंधेरा है आप तभी मेरे पास आए हो। मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं आपकी कुंडली के योग देखूं, दिशाएं देखूं, मैं आपको सही गाइडेंस दूं कि आपकी लाइफ में कब फिर से लाइट आएगी, आप कब फिर से ग्रोथ वाली लाइन पर आओगे। बीच में से कुछ योग बुरे बन जाते हैं, बुरे भी नहीं कह सकते, कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं वो उन योग के अकॉर्डिंग नहीं होता जो वो मांग रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। एक काम के लिए 4-4 बारी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही चीज़ है कि अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर पॉजिटिविटी दे के भेज रहा है तो आप सही जगह आए हो। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछनी थी, कुंडली देखने में, चलो जो स्टडी होती है ना, इसकी स्टडी क्या होती है, पहले तो ये बताओ। इसकी स्टडी या तो एक बृहद तो प्राशर होरा शास्त्रम लिखी गई है, एक बृहद प्राशर होरा शास्त्रम। इसकी डिग्री भी होती है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में बीए होती है, एमए होती है, बिल्कुल, इसकी डिग्री भी स्टार्ट हो गई है, आप पीएचडी भी कर सकते हो इस लाइन में। अच्छा। तो अगर किसी ने वैसे शास्त्र में से नॉलेज लेनी हो तो बृहद प्राशर होरा शास्त्रम, जो कि ऋषि प्राशरा जी ने लिखी हुई है, मतलब बुक लिखी है। हाँ जी हाँ जी। इसमें आपको गाइडेंस मिलती है कि आप ज्योतिष शास्त्र को कैसे पढ़ सकते हैं, जितनी भी आप डिटेल में जाना चाहते हैं उसमें बहुत ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हुई हैं, अगर आप उसका मतलब समझ पाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसकी रीडिंग कैसी होती है, मतलब जब हम बुक पढ़ते हैं वो हिंदी में होती है सारी, कुछ वर्ड्स ऐसे हाँ जी, होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, उसके पहले मतलब तो संस्कृत में आती थी, तो धीरे धीरे अब जैसे संस्कृत हमारी दूर होती जा रही है, तो श्लोक जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनका नीचे हिंदी में वर्णन दिया हुआ है, डीप वर्णन। आप डीप एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी हुई है, आप कोई भी श्लोक पढ़ते हो उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो कोई भी उसको पढ़ सकता है, आपको समझ मिल जाएगी।
बाकी मेरे कोर्सेज भी चलते रहते हैं। तो अच्छा, आप भी आपने- सिखाते हो? हाँ जी, अगर आपने उसमें एनरोल करना हो तो भी। सर मैं बताना भूल गया, छाबड़ा जी के पास, ज्योतिष शुभम छाबड़ा जी के पास काफ़ी स्टूडेंट जो हैं पढ़ के अपना काम भी कर रहे हैं ना, और भी स्टूडेंट काफ़ी पढ़ते हैं, और काफ़ी लोग इनके पास आते हैं अपना कुंडली दिखाने के लिए, या अपना है ना कोई नुकसान से बचने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये गाइड करते हैं सही से। तो आपके पास भी अगर हो ऐसा है ना भी कोई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो एक बार डिस्कस करने में क्या जाता है। मैं सभी को यही कहता हूँ कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की बजाय आप खुद इस चीज़ को स्टडी करिए। जब आप खुद इस चीज़ को स्टडी करते हैं ना, तो खुद कैसे कर सकता है बंदा स्टडी? खुद इन द सेंस, या तो आप किसी से सीखिए, या आप बुक्स ले आइए, आप स्टडी करिए। बट फिर भी अगर आप बुक्स भी ले आओगे तो भी आपको कोई ना कोई साथ में चाहिए जो आपको उसका मीनिंग समझा सके। अगर आप किसी से सीखते हैं तो भी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बार बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की बजाय आप इस चीज़ की स्टडी लीजिए, चाहे कैसे भी लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट आप स्टडी लीजिए ताकि आपको पता हो कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव फेज चल रहा है तो ये कब तक चलेगा, ठीक है ना। इस टाइम में आपने क्या रेमेडीज़ करनी है, क्या पूजा करनी है, कौन से भगवान को ज़्यादा मानना है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के अलग अलग देवता हैं, तो आपको इस समय कौन से ग्रह के मालिक की नीड है, ठीक है ना। आप उनको ज़्यादा रेफ़र कीजिए, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, आप उनकी पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, रेमेडीज़ कीजिए। तो इस चीज़ से आपको आसानी मिलेगी। जो आपका नेगेटिव वेव चल रहा है उससे आप, उसमें भी आप पॉजिटिविटी अपने आप में फ़ील करेंगे। प्लस वैसे भी आजकल तो ये प्रोफेशन बनता जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ इसलिए कि आप खुद पढ़िए, बल्कि किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के कि कोई आपको वहम डाले या नेगेटिविटी डाले, उससे अच्छा है आप खुद कीजिए। आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में आए हुए? मुझे खुद 4 साल हो चुके हैं वैसे। इससे पहले आपके? हाँ जी, मेरे एंसेस्टर्स में 30 ईयर से चलती आ रही है। अच्छा, पहले मतलब दादा परदादा थे। हाँ हाँ, तो अब आप आए हो इस लाइन हाँ जी, में? हमारे गुरुजी हैं जिनसे मैंने सीखी हुई है, वो 30 सालों से यही कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुंडली में रोड मैप क्या चीज़ होती है ना? हाँ जी, कुंडली में रोड वो सब बताइए थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान की कुंडली अलग होती है। आप ट्विंस भी होते हैं, उनकी कुंडली भी अलग होती है, उनकी लाइफ में अलग अलग मोड़ आते हैं। तो होता क्या है कि आपकी कुंडली है, मेरी कुंडली है, आपने अलग टाइम पे जन्म लिया है, मैंने अलग टाइम पे। जब आपका जन्म हुआ तो कौन सा ग्रह कौन सी पोजीशन पे था, इस चीज़ के स्क्रीनशॉट को हम कुंडली कहते हैं पहले तो। फिर उस कुंडली में योग होते हैं, दशाएं होती हैं। जो ये योग और दशाएं होती हैं, ये आपकी कुंडली में अलग अलग सड़कें लेके आती हैं जहाँ पे आपको जाना होता है। अब आपकी लाइन कुछ और है, आप कुछ और काम कर रहे हो, आपकी कुंडली में कुछ और योग हैं जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं। मेरी कुंडली में कुछ और योग हैं, मेरी कुंडली में कुछ और योग हैं, जिसके कारण मेरी लाइफ में अलग मोड़ आएंगे, मेरी लाइफ में अलग चैलेंजेस आएंगे। ये पहले ही डिसाइड हो जाता है जब आपका बर्थ होता है। तो कुंडली के स्क्रीनशॉट है जो आपके पास, ग्रह का स्क्रीनशॉट जिसे हम कुंडली बोलते हैं, उसे देख के पहले डिसाइड हो जाता है, पहले ही पता लग जाता है कि ये कितनी सक्सेस करेगा और क्या क्या लाइफ में इसकी चेंजेस आएंगे, क्या क्या मोड़ आएंगे, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे लाइफ में, कौन सा टाइम पॉजिटिव रहेगा, कौन सा टाइम नेगेटिव रहेगा, कौन से टाइम में इसके मम्मा को दिक्कत आ सकती है, माता जी को। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल कुछ लोगों के स्टार इतने अच्छे होते हैं कि जैसे ही वो पैदा होते हैं उनके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है, उनके जो फादर हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं। जैसे बातें हम सुनते हैं ना कि घर में लड़की पैदा हुई है ना, हाँ जी, तो घर की तरक्की होनी शुरू होगी, मतलब ये चीज़ें सच हैं? बिल्कुल। अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपकी जब बेटी होगी आपका बुध तब एक्टिवेट होगा, अगर आपका बुध 9th हाउस में है, जनरली अगर आपका बुध 9th हाउस में है तो जब आपकी बेटी होगी तब आपका लक एक्टिवेट होगा। अच्छा, ये चीज़ भी होती होगी ना फिर, अगर आपके घर में लड़की पैदा हो रही है या लड़का पैदा हो रहा है, हाँ जी, तो आपके नुकसान होने भी शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। अगर ये चीज़ पहले पता लग जाती है तो फिर मुझे लगता है रेमेडीज कि वो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होके रहती हैं। अब आपकी कुंडली में है, ठीक है ना, अब आपका बर्थ हुआ, आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिव टाइम था जब आपने जन्म लिया, तब आप खुद तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, जो आपके फादर साहब हैं वो उस टाइम पे डिसीजन मेकर होंगे, तो हो सकता है उनको अपने काम में नेगेटिविटी आनी फील हो जाए। अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव योग हैं तो उनका रिजल्ट आपके फादर के ऊपर भी पड़ सकता है। तो इसकी मतलब उपाय वगैरह भी होते हैं? हाँ जी, वो तो कुंडली देख के जिस अकॉर्डिंग, अगर कोई योग या कोई दशा ऐसी चल रही है
जिसको रेमेडीज़ की या पूजा की ज़रूरत है तो आपको वो करवानी चाहिए। हमको कि अगर आप पॉजिटिव कह रहे हो ना कि फायदा होना शुरू हो जाता हाँ जी, है, हाँ उस जी। चीज़ में नेगेटिव भी होगा जहाँ पे ना? पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ पे नेगेटिव भी आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा घर के लिए जो आया है वो पॉजिटिविटी है। कुछ लोग आते हैं, अब ये है कि उन्होंने तो कुछ टाइम सेलेक्ट नहीं किया है कि वो किस टाइम पे पैदा हो रहे हैं। भेजा तो आपको भगवान नहीं है, उन्होंने टाइम पहले से ही फिक्स किया है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव योग दशाएं आ रही हैं तो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो आपके एंसेस्टर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हों कि अब आगे आने वाली जनरेशन को उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, पिछले जन्म का किया हुआ कुछ अच्छा काम या बुरा बिल्कुल। काम इस ये जन्म चीज़ें में मैटर करती हैं बिल्कुल। वो कैसे पता लगता है? आपको कुंडली देख के पता लग जाएगा। अब जो न्यू बॉर्न बेबी आया आपके पास, अभी उसने तो कोई कर्म नहीं किए हैं, आप उसके कर्म को जज कैसे कर सकते हो? उनको जो कुंडली मिली है वो उसके एंसेस्टर्स की, अगर उन्होंने मेहनत उस छोटे बच्चे के एंसेस्टर्स ने अच्छी मेहनत करी है अपनी लाइफ में तो उनका शनि अच्छा होगा। उन्होंने लेबर क्लास की रिस्पेक्ट करी है, उनको डिग्रेड नहीं समझा। अगर किसी ने बुरे काम किए हैं पिछले जन्म में, बिल्कुल, तो इस जन्म में वो कैसी चीजें मतलब भुगत सकता है, या मतलब क्या नुकसान करवा सकता है या कर सकता है? मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपके दादाजी या परदादाजी ने किसी फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करी तो जो आपके आने वाले आगे जनरेशन है उनकी कुंडली में शुक्र खराब हो जाता है। तो अब रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं करी, भुगतना आपको पड़ेगा। आपको लग्जरी नहीं मिलेगी, आपको पैसे के लिए बार बार घूमना पड़ेगा। ये तो गलत आपको हुआ ना पैसे फिर। के लिए दिक्कतें आएंगी। नहीं, गलत तो नहीं कह सकते। अगर आपने अच्छा अच्छा, अगर किसी को दादाजी ने अच्छा गलत काम किए तो पोतरे भुगते हैं। दादाजी ने अच्छा किया होगा तो वो पोतरे को हाँ, अच्छे तो भी फिर तो तो मिलेंगे ठीक ना। है। बिल्कुल। नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ और पूछनी थी मैंने, कुंडली में हम क्या कुछ देख सकते हैं कि अपना फादर के बारे में, है ना, मैरिज के बारे में फ़ायदा हो सकता है, नुकसान, और क्या चीज़ें देख सकते हैं, कहाँ डीप चीज़ें क्या देख सकते हैं हर कुंडली चीज़ में? हर अपना मेन एस्पेक्ट आप लाइफ का अपनी कुंडली में से कवर कर सकते हो। आप उसको पहले से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला वो भी देख सकते हैं? बिल्कुल। अब किसी की कुंडली में इसमें डेट पता लग जाती है कि इस डेट में होने वाला है या इस टाइम पे होने वाला है? एक टाइम फेज पता लग जाता है कि इस टाइम पीरियड के बीच आपको नेगेटिविटी आ सकती है इस टाइप के लिए। तो अब किसी की कुंडली में मंगल और राहु योग बन रहा है, मंगल और राहु इस टाइम पीरियड पे, तो मंगल क्या है? ब्लड है, और जो राहु है वो कैटलिस्ट है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो सारा मंगल का ब्लड है, ठीक है ना। तो अब आपकी कुंडली में मंगल के साथ राहु आ गया गोचर करके, तो मंगल और राहु का कंजंक्शन बन गया वो। तो मैं पहले से ही बता दूंगा आपको कि आपको बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे भी जिनका मंगल राहु इकट्ठा होने लग जाता है तो वो एक्टिवा बाइक तेज़ चलाने लग जाते हैं। उनको मैंने बताया कि ब्लड का फ्लो तेज़ होना है, तो वो अगर तेज़ होगा तो आपको चोट भी लग सकती है। अब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो तेज़ है, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको गुस्सा भी ज़्यादा चढ़ेगा, आप किसी के साथ भी लड़ पड़ोगे, आप एक्टिवा बाइक मोटरसाइकिल सब कुछ तेज़ चलाने लगोगे। तो इन चीज़ों के साथ फिर आपको एक्सीडेंट के योग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम पहले से ही गाइड कर देते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आप अपना बीपी चेक में रखिए। आप जो से भी इस चीज़ के उपाय बनते हैं, आप मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं जो हम कुंडली को देख के पहले से सजेस्ट कर देते हैं ताकि उस बंदे की लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके। पता कैसे लगता है? जैसे नुकसान, चलो पता लग गया भी नुकसान होना हाँ है, जी। जरूरी नहीं है कि वो एक्सीडेंट ही होना है, कोई फाइनेंशियल भी तो हो सकता है, मतलब ये पता लग अलग जाता अलग है? योग हैं, अलग अलग योग हैं। मतलब वो ये भी कुंडली में पता लग जाता है कि हाँ जी, आपका बिल्कुल। फाइनेंशियल अब मैंने नुकसान आपको होना है। बताया कि मंगल राहु आएगा तो ब्लड के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम देगा या एक्सीडेंट देगा। अब अगर ऐसे ही आपके शुक्र को कोई इन्फ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, आपके शुक्र को कोई भी नेगेटिव प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपका शुक्र खराब हो रहा है, तो आपकी वाइफ को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, आपकी मनी को प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ें हैं। अब आपका बुध खराब हो रहा है, अब आपने जरूरी नहीं है कि आप कुंडली में से देख के बताओ, अब आपके सिस्टर के साथ नहीं बनती, ठीक है ना, तो आपका बुध खराब हो रहा है। ऑलरेडी कुंडली में हर ग्रह के साथ हर रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि अगर आप अपनी सिस्टर को खुश रखते हो, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखते हो, उनको आप हरी चीज़ें गिफ्ट करो, तो आपका बुध अच्छा रहेगा, आपकी मनी ट्रांजैक्शंस अच्छी होंगी, आपको मनी बिजनेस में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसे ही अगर आप अपनी वाइफ को खुश रखते हो, वाइफ की रिस्पेक्ट करते हो, वाइफ को गिफ्ट करो, इससे आपका जो शुक्र है वो शार्प हो जाता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन चीज़ों के साथ हम हर चीज़ की रेमेडी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुक्र का बताया, अब आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास लग्जरी भी आएगी। अच्छा, ये अब चीज़ें ऐसे ही जो हस्बैंड है, अगर वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं
तो शुक्र ठीक होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता तो उनका शुक्र ख़राब हो जाता है। तो ऐसी अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती तो वाइफ की कुंडली में जो उसका हस्बैंड है उसको बृहस्पति से देखा जाता है। तो अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो उसका बृहस्पति वो खुद से ख़राब कर रही है। उस घर में बरकत कम होने लग जाती है। जो लड़की अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती उसको डी ग्रेड फील करवाती है। ये चीज़ें जब होने लग जाती हैं तो आपका जुपिटर, किसी भी लड़की का जुपिटर ख़राब हो जाता है इन चीज़ों से। तो उसके बाद उस घर में बरकत, ग्रोथ, ये सब चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कुंडली वगैरह को नहीं मानते, आपको भी पता होगा है ना। हाँ जी। कोई बिल्कुल भी यकीन नहीं करते इन चीज़ों हाँ में। जी, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरी वर्कशॉप पे आइए, मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि कुंडली काम करती है और बिल्कुल चलो करती वो है। चलो अलग चीज़ हो गया ना, आप हाँ जी। बता देंगे, वो फिर करें ना करें वो चीज़ अलग है। लेकिन कुछ लोग नहीं करते। हाँ जी। मंगलीक के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं हाँ जी। कि मंगलीक क्या चीज़ है ना। लोग कहते हैं कि मंगलीक बंदे का या किसी बंदी का किसी बंदे के साथ ही शादी होनी चाहिए ना, मंगलीक के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल। होनी चाहिए। वो ऐसे क्यों? मंगलीक लोग, एक्चुअली में मंगलीक लोग जो हैं इनमें ना एनर्जी बहुत हाई होती है। मंगलीक मंगल से कहा जाता है। मंगल जो है वो ऊर्जा है। इनके जो लॉर्ड है हनुमान जी को आपने हनुमान जी की पहले ही आप फ़ोटो देखते हो, आप उनकी मूर्तियाँ देखते हो तो वो दिखाया जाता है कि बलवान है, उनमें ऊर्जा पूरी है। तो ये जो मंगलीक लोग होते हैं, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में अगर मंगल जो है वो 1st, 4th, 8th, 7th, 12th हाउस में मंगल आ जाता है तो आप मंगलीक काउंट होते हो। तो जो लोग मंगलीक हैं उनमें एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहता कि मंगलीक बुरे होते हैं। मंगलीक लोगों की एक अलग ही बात है। ज़्यादातर सुनने में है कि मंगलीक अच्छा नहीं मानते हैं ना, कुछ हाँ जी, पुराने बिल्कुल। समय से जो मैं देखते वही हैं। बता रहा हूँ कि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं मंगलीक को बुरा नहीं कंसिडर करता। मंगलीक होना इज़ वेरी लकी। आप अच्छा, आप मंगलीक लकी हो, मानते हो बिल्कुल। मंगलीक होने को? अब 2 पर्सन है मेरे पास, एक मंगलीक है एक नॉन मंगलीक है। दोनों सक्सेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों सक्सेस के लिए सोच रहे हैं। बट जो मंगलीक है ना वो स्टेप लेना स्टार्ट कर देगा। उसको बैठना पसंद नहीं है, वो स्टेप लेगा, वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा। उसमें एनर्जी बहुत है, वो एनर्जी लगाएगा। वो चाहता है कि मुझे मिले, चाहता दूसरा भी है बट वो उसके लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, वो उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। मंगलीक लोगों में ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे होती है। ये लोग जल्दी थकते नहीं हैं, इनको बैठना नहीं पसंद। ये बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, इनको हर चीज़ चाहिए, बिफोर द टाइम चाहिए, और ये उन चीज़ों को जब तक नहीं पाते तब तक ये लगे रहते हैं। अच्छा, मतलब मंगलीक लोगों को जैसे हम सुनते हैं ना बचपन से या अपने बुजुर्गों से कि ये मंगलीक है, इसका मंगलीक के साथ ही शादी हाँ होगी, जी। तो वो चीज़ आपके कहने का मतलब कि वो है नहीं? पिछले टाइम पे थी ये चीज़ें। वैसे क्यों थी, क्योंकि- मतलब पिछले हाँ टाइम जी, पे क्यों थी? जो मंगलीक लोग हैं ये सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो लेडीज़ हैं वो 10 बारी, 12 बारी, 15 बारी ऐसे वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी, तो जिसके कारण जो फीमेल है उसकी डेथ हो जाया करती थी। आज के टाइम पे पहली बात तो ये है कि कोई इतने बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, जैसे जैसे लाइफस्टाइल डेवलप हो रहे हैं तो बहुत सारे और एक्टिविटीज़ आ गई हैं जिससे आप अपनी जो ऊर्जा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप जिम जाओ। एक्सप्लेन, मतलब जिम बिल्कुल। मैं सबसे बढ़िया रेमेडी जो 7th हाउस मंगलीक को बताता हूँ कि एज अ कपल आप दोनों जिम जाओ। और भी कोई मंगलीक है, किसी और हाउस में मंगल है, 1st, 4th, 7th, 8th, 12th हाउस में मंगल है, तो आप जिम जाओ, आप कोई ना कोई गेम ऑप्ट करो। मतलब मेरे कहने का है कि आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करो। जो आपके अंदर मंगल की ओवर एनर्जी है ना, आप उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करो। कि जब आप घर पे आओ तो आप थके हुए होने चाहिए हो, कि आपका लड़ने का मन ना करे, आप रिलैक्स फील करो। इतनी ऊर्जा आप अपनी बाहर यूटिलाइज करके आओ कि जब आप घर पे आओ तो रिलैक्स करने का मौका मिले। फिर आपको जो मंगल के ना पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको मंगलीक होने का इज़ अ पॉजिटिव चीज़। मंगलीक होने का नुकसान सिर्फ इतना ही था कि इन लोगों में ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके ऊपर मंगलीक नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब 2 लोग मंगलीक हैं, एक जिम जाके अपनी ऊर्जा जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है, अपनी एनर्जी को। एक मंगलीक और है, ठीक है ना, वो सड़कों पे 2 टाइप से होते हैं या और भी होते हैं इसमें? 2 टाइप के लोग हैं, दोनों मंगलीक हैं। एक है जो अपने मंगल की ऊर्जा का पॉजिटिव यूटिलाइज कर रहा है, वो जिम जा रहा है, वो गेम कर रहा है, ठीक है ना, वो अपने जो उसके अंदर ऊर्जा है उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहा है। जो दूसरा पर्सन है वो सड़कों पे किसी और के साथ लड़ रहा है, ठीक है ना, घर पे कोई सामान अपना है उसको तोड़ रहा है, फेंक रहा है, घर वालों के साथ लड़ाई कर रहा है। ये आप मंगल की ऊर्जा का नेगेटिव यूटिलाइज कर रहे हो।
तो ये चीज़ें भी लाल किताब कहती है कि अगर कुंडली में बुध और राहु दो चीज़ें बलवान हो, जिसका बुध अच्छा है, बुध से हर चीज़ है, आपकी बुद्धि जो है वो बुध बुध रूल करते हैं। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप अपने हर ग्रह का पॉजिटिव वे से यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से लाल किताब पहले ही बोल देती है कि आपने किसी की भी कुंडली चेक करनी है तो आप दो चीज़ें देख लीजिए कि उस बंदे का बुध कैसा है और राहु कैसा है। अगर उसका राहु अच्छा है तो वो चीज़ों से अटैच सोच समझ के होगा। लाल हाँ किताब जी। को काफ़ी लोगों में धारणा बनी हुई है कि ये अच्छी नहीं है, मानते हैं अच्छी नहीं मानते, है ना, ज्योतिष के साइड इस लाइन में। तो आपको कैसे मतलब ठीक लगती है ये? बहुत लोग कहते हैं कि इसको रावण ने अपनी खून के साथ लिखा है। हाँ, ऐसी चीज़ें मैंने ऐसी सुनी चीज़ें, है। ये सब एक मैं बोलना नहीं चाहता वहम है, था। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ये लुधियाना में एक पंडित जी थे, पंडित रूपचंद जोशी, जिन्होंने इस किताब को लिखा था 1940 टू 1950s में। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। इसमें आपको बड़ी सिंपल सी तौर पे लिखा जाता है कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, 12 घर हैं, 12 राशि हैं, तो इनकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सोचिए कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो लाल किताब है वो सिंपली बोलती है कि इस घर में ये ग्रह बैठा है तो ये इसका रिजल्ट ये होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा 8th हाउस है, तो सीधी सी बात है कि आपके घर में वो जो मैंने आपको बताया कि एंटीक करेंसी पड़ी होगी। ऐसे ही लाल किताब कहती है कि बृहस्पति 7th हाउस में हो या 10th हाउस में हो, ऐसे लोगों को अपना व्यापार सूट नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बड़ी ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है लाल किताब, कोई भी इसको पढ़ सकता है, एस्ट्रोलॉजी उसको तो समझ इसके आएगी। बारे में ऐसी चीज़ें क्यों फैली हुई, जैसे आपने बोला कि रावण ने खून से लिखी है, मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मिसगाइडेंस, जैसे जैसे लोग आपस में गलत चीज़ें, एजुकेशन के बिना कोई भी चीज़ें बात करते हैं तो उसके कारण ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, सही है। तो एक चीज़ और थी, पितृदोष, हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, है ना, ये क्या होता है? पितृदोष, आपने सबसे फेमस पितृदोष तो सुना होगा कि काल सर्प दोष। काल सर्वदोष। आपकी कुंडली में राहु केतु जब 1-7 एक्सिस पे होते हैं, एवरी टाइम राहु जो और केतु 1-7 एक्सिस पे होते हैं, तो जब बाकी सारे ग्रह वो अपने एक साइड पे ले लेते हैं तो ये काल सर्प दोष बन जाता है। तो कहा जाता है कि मैंने खुद भी देखा है, मैंने खुद भी ये अपने नोटिस में किया है कि जो लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, इनको एक काम के लिए 10-10 बार मेहनत करनी पड़ती है, मतलब सक्सेस थोड़ी सी इनको मुश्किल मिलती है। बट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क ये लोग आगे निकल जाते हैं। हर चीज़ में जब आपको मेहनत करनी पड़ती है तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं ऑलरेडी और सक्सेस आपके करीब आ रही है। तो ये लोग, मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने देखा है कि ये लोग बहुत अच्छा कमा लेते हैं। हर जगह पे इनको धक्के मिलते हैं, हर जगह पे इनको एक काम के लिए 4-4 बारी जाना पड़ता है। तो ये पहले से ही उस चीज़ को लेके पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें एक काम 4 बारी में ही करना पड़ेगा। तो जब आप पहले से ही तैयार होते हो ना किसी भी काम को 4 बार करने के लिए, तो जब वो 1 या 2 बार में हो जाता है तो उसकी आपको ज़्यादा खुशी फील होती है। तो ये लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ज़्यादा मेहनत करते हैं एज़ कम्पेयर टू राजयोग पीपल। तो जब मेहनत ज़्यादा करते हैं तो तरक्की भी ज़्यादा करते होंगे फिर? ऐसा ज़रूरी नहीं कह सकते, ये तो कुंडली में से देख के पता लगता है कि कितनी मेहनत और कितनी। अब किसी की कुंडली में शनि खराब हो तो ये मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं होगा बंदा, ये अपने घर में बैठा ही सोचता रहेगा कि ये कर लूँ वो कर लूँ। जैसे आपने सब पॉजिटिव पॉइंट बताए ना पितृदोष के, नेगेटिव भी होते हैं कुछ? नेगेटिव मैंने आपको बताया कि जैसे वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर एक नॉर्मल बंदा जिसके नॉर्मल से स्टार्स हैं वो जितनी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाता है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। राहु केतु के बारे में, है ना, हाँ जी। जो स्टार्स हैं ये आसमान में नहीं है, मतलब ब्रह्मांड में नहीं हाँ जी, है, हाँ जी। है ना। तो ये कैसे, मतलब फिर राहु केतु कैसे वर्क करता है? ये इल्यूमिनरी बॉडीज़ हैं, शैडो प्लैनेट कहा जाता है इन्हें। हुआ क्या था, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ क्या था कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से अमृत निकला था। तो जो समुद्र मंथन किया था वो ए टीम थी देवताओं की, बी टीम थी असुरों की। असुरों की। तो इन दोनों में समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से अमृत निकला। अब ये दोनों टीम आपस में लड़ पड़ी कि पहले हम अमृत पिएंगे, पहले हम अमृत पिएंगे। तो विष्णु भगवान जी ने देख रहे थे वो क्या करते हैं, मोहिनी अवतार लेते हैं। वो मोहिनी अवतार एक इतनी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल लेडी थी कि उसको देख के सारे बिल्कुल शांत होकर बैठ गए थे। वो सभी बिल्कुल, मतलब उन्होंने पहली बार देखी थी कि इतनी सुंदर लड़की आजकल की डेट में तो आप सोच भी नहीं सकते। विष्णु भगवान अवतार लेते हैं? हाँ जी, अच्छा, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लेते मोहिनी हैं। अवतार उन्होंने 2-3 बार मोहिनी अवतार लिया, हर बारी उन्होंने अलग अलग ट्रिक्स के लिए लिया था। ऐसे ही भस्मासुर की भी कहानी थी, उसमें भी विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। भस्मासुर की कहानी शायद इस कहानी से अलग होगी ना? हाँ जी, वो अलग है।
तो समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला। अब दोनों टीम लड़ रही थी कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तो विष्णु जी क्या करते हैं, वो मोहिनी अवतार लेके आते हैं। तो अब वो इतनी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव गर्ल है कि सारे देख के शांत हो गए हैं। अब मोहिनी जब ब्यूटीफुल गर्ल कुछ भी कहती है तो सारे बैठ के सुनते हैं। तो मोहिनी जी कहते हैं कि मैं पहले अमृत जो है वो देवताओं को पिलाऊंगी, उसके बाद असुरों को पिलाऊंगी। सारे असुर शांत हो जाते हैं, सारे देवता शांत हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, देवताओं को पिलाना स्टार्ट कर देते हैं अमृत। तो जैसे जैसे वो पिलाते आते हैं तो एक राक्षस होता है स्वरभानु। स्वरभानु राक्षस। तो वो सोचता है कि कोई ना कोई चक्कर है, जब तक ये हमारी तरफ पहुंचेगा तब तक जो अमृत है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो देवताओं का भेष बना लेता है। तो वो दूसरी टीम में चला जाता है। अब मोहिनी जो है वो नहीं पहचान पाते, वो उनको अमृत पिला देते हैं। जब उन्होंने अमृत पी लिया, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को शक होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, ये हमारी टीम के नहीं है। तो वो मोहिनी जी को बताते हैं। तो तब वो दोबारा विष्णु अवतार में आके वो उस जो स्वरभानु राक्षस था उसका गर्दन जो है काट देते हैं। तो जो अपर हेड है, जिसको हम सिर्फ हेड बोलते हैं, वो उसको राहु कहा जाता है। जो लोअर बॉडी है उसको केतु कहते हैं। पूरा धड़ से लेके सारा है ना हाँ बॉडी जी, जो है। बिल्कुल। तो अमृत तो उन्होंने पी ही लिया था, इसलिए वो आज भी याद किए जाते हैं, वो अमृत हैं। ये अच्छा। चीज़ बिल्कुल, इसलिए राहु और केतु अभी भी याद किए जाते हैं। तो एक चीज़ और बताइए कि 60 सती के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, है ना, कि क्या हाँ जी। चीज़ है, कैसे 60 वर्क सती, करती है ये। 60 सती जो है ये 7.5 सालों का एक टाइम फेस होता है कि जिसमें जो शनि है वो आपके चंद्रमा के पास आके गोचर करता है। तो हर एक प्लैनेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जो चंद्रमा है वो सबसे सॉफ्ट प्लैनेट है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट और सबसे सॉफ्ट। आपका मन है वो भी आपका चंद्रमा है, आपकी मदर है वो भी चंद्रमा है। तो जो शनि है वो सबसे स्लो प्लैनेट, डिले वाला प्लैनेट। हर ग्रह की अपनी अपनी स्पीड है। जो चंद्रमा है वो 2.5 दिन में एक राशि कवर कर लेता है। तो इसी तरह जो शनि है वो 2.5 सालों में एक राशि कवर करता है। ठीक है ना, हर ग्रह की अपनी अपनी स्पीड है। बृहस्पति 13 सालों में पूरे यूनिवर्स का राउंड लगाता है। शनि जो है वो 30 सालों में पूरे यूनिवर्स का राउंड लगाता है। तो ऐसे ही 7.5 साल, 2.5 साल एक राशि में, 2.5 साल दूसरी राशि में, 2.5 साल तीसरी राशि में। ऐसे जब 3 राशियों में शनि गोचर करता है तो उसे 60 सती बोलते हैं। जब शनि चंद्रमा से एक राशि पहले आ जाता है तो 60 सती स्टार्ट हो जाती है। फिर 2.5 साल वो वहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद 2.5 साल वो चंद्रमा के साथ रहता है। चंद्रमा जिस हाउस में है उसी हाउस में शनि आ जाता है, वो 2.5 साल उस हाउस में रहता है। फिर उसके बाद वो तीसरे हाउस में चला जाता है, मतलब चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में, तो 2.5 साल वहाँ पे रहेगा। ये 7.5 साल जो होते हैं इनको 60 सती कहा जाता है। होता क्या है इसमें, बेसिकली चंद्रमा आपका मन है। तो सबसे पहले तो आपका इसमें जो मन है उसमें दिक्कत आती है, आपको मेंटल इम्बैलेंस होने लग जाता है, आपके इमोशंस जो है वो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। आपका मन करेगा कि मैं नया काम शुरू कर लूँ। सैटर्न प्रोफेशन है, शनि जो है वो प्रोफेशन है, चंद्रमा उसके साथ आ गया। चंद्रमा इज़ अ प्लैनेट ऑफ चेंजेस, वो 2.5 दिनों बाद चेंज कर रहा है, उसको टिकना पसंद नहीं है। तो वो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करेगा, आपका मन बनाएगा कि मैं यार प्रोफेशन चेंज करूँ, कुछ काम बदलूँ, कुछ करूँ। जो आप पहले से काम कर रहे हो आप उसको ख़राब कर लेते हो, नए काम में चले जाते हो। सक्सेस आपको 60 सती में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ पॉजिटिविटी भी आ रही है ना, आप उसको एज एन एक्टिविटी कंसिडर कर रहे हो। ठीक है ना, आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, अगर आपको पॉजिटिव मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ भी रहा है, उसको फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके चंद्रमा के साथ शनि आया हुआ है। तो वो आपको हमेशा नेगेटिविटी ही फील करवाएगा, आपको जल्दी सक्सेस नहीं देगा, आपको हर काम डिले होगा, आपके स्टमक में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके मम्मा जो हैं उनको कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उनको भी आ सकती है। तो ये 60 सती का फेस होता है। 7.5 साल मैंने आपको बताया कि 2.5 साल 3 बारी शनि अलग अलग राशियों में गोचर करता है, तो 60 सती ऐसे कवर होती है। तो वैसे भी अगर हमारे पास कोई एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर उसकी शनि की 60 सती चल रही है तो हम उसको 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आप शनि की महादशा में पहनिए, आप शनि की 60 सती में इसको जरूर पहनिए। इसका अल्टीमेट रिजल्ट है अगर आप इसको शनि की दशा या शनि की 60 सती में वेयर करते हो तो। मतलब ये उपाय है ना। बिल्कुल, अलग अलग रिलेशंस हैं, अलग अलग रिलेटिव्स प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं। अब शनि आपके चाचा जी हैं, ठीक है ना, अब अपने चाचा जी के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, आपका शनि पॉजिटिव होगा। बुध है, आपकी सिस्टर है, अब अपनी सिस्टर के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए, आपका बुध अच्छा होगा। शुक्र आपकी वाइफ है,
आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। ऐसे ही आपके जो फादर हैं उनको सन भी कहा जाता है, सूर्य, ठीक है ना। अब जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण लग जाता है वो अपने फादर के साथ ज़्यादा रहते नहीं हैं या उनकी आपस में बनती नहीं है, उनके फादर बीमार रह सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सूर्य की कॉन्फिडेंस, लीडरशिप। जिन लोगों की कुंडली में मैंने सूर्य ग्रहण देखा है ना, मुझे फ़ी पे करी होती है उन्होंने कंसल्टेशन के लिए, बट वो मेरे साथ आंखें मिला के बात नहीं कर पाते। मतलब इस लेवल तक उनमें कॉन्फिडेंस चला जाता है कि वो किसी से आंखें भी मिलाने मुश्किल समझते हैं। तो ऐसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा आपका मन है। किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा ख़राब हो, उसको इमोशनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा फील करता हो, आप अपनी मम्मी के, आप अपनी माता जी के पैर दबाने शुरू कीजिए, आप उनकी सेवा करनी शुरू कीजिए, आप उनके साथ रिलेशन अच्छे बना के रखिए। आपका चंद्रमा बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो आपका ख़त्म होने लगेगा। आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे। मैं वैसे भी कहता हूँ कि अब जिसका चंद्रमा वीक होगा ना, वो डिप्रेशन में भी चला जाता है बहुत ईजीली। तो अगर आप वैसे भी अपनी माँ के साए में हो तो आपको डिप्रेशन जल्दी नहीं आएगा। आपको एक इमोशनल सपोर्ट जो है आपकी माँ जो है रेगुलर देती रहती है, आपका चंद्रमा जो है वो आपको इमोशनल सपोर्ट देता रहता है। तो आपको यही करना चाहिए। वैसे भी आप सभी को ये तो नॉर्मल रेमेडीज है, ये हर बंदा अपनी लाइफ में कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी मैंने कि 2 शादियां या 3 शादियां ये क्यों करनी पड़ती हैं? मतलब किसी कुंडली में ऐसा लिखा होता है ना कि आपकी 2 होनी 3 होनी? ये पहले लिखा होता है कुंडली में, हमारी किसी की भी कुंडली है और क्यों, मतलब ऐसे करने से क्या फ़ायदा होता है या क्या? हाँ जी, किसी की भी कुंडली है उसमें जो 7th हाउस है वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी कुंडली में 7th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में 7th हाउस में राहु आ गया, उसके साथ और भी शनि भी आ गया, तो ये आपकी मैरिज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मैरिज में दिक्कत आने लग जाती है। तो जो फर्स्ट मैरिज है उसे हम 7th हाउस से देखते हैं, जो सेकंड मैरिज है उसे हम 9th हाउस से देखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 7th हाउस जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, 9th हाउस उनका बहुत अच्छा होता है। तो हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप सेकंड मैरिज भी कीजिए, चाहे आप इसी के साथ सेकंड मैरिज कीजिए। वैसे भी 7th हाउस जब तक चल रहा है उनका एक्टिवेट है, फर्स्ट मैरिज उनकी एक्टिवेट है, उनकी उसके साथ नहीं बनेगी अगर आपके नेगेटिव प्लैनेट्स जो हैं वो आपके 7th हाउस में बैठे हैं। तो आपकी फर्स्ट मैरिज वैसे भी आपको सूट नहीं करेगी, आपका रिलेशन बढ़िया नहीं रहेगा। तो हम खुद ही उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप 9th हाउस को एक्टिवेट कीजिए, इन्हीं के साथ आप सेकंड मैरिज करवाइए ताकि आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चले। कुछ लोग पेड़ के साथ शादी है ना, या किसी एनिमल के साथ, ऐसे मतलब ये अलग अलग चीज़ें क्यों? मतलब शादी करनी तो उसी जिससे की उसी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी के साथ भी कर सकते हैं, बट ये मिसकंसेप्शंस, जैसे एक लोग दूसरे से ट्रैवल करती है तो ये फैलती जाती है। जैसे पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा ना, मूवीज में, बिल्कुल कि किसी की शादी किसी एनिमल के साथ है ना, या किसी पेड़ के साथ कर देते हैं कि चलो इसका उपाय हो गया था ना। तो जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ के साथ या किसी एनिमल के साथ की जाए, जिससे शादी की उसी से कर लीजिए, उसी से आप सेकंड मैरिज कीजिए, आपका 9th हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको अगर आपका 9th हाउस कुंडली में पॉजिटिव है, ऐसे नहीं कि आपकी नहीं बन रही है तो आप अपनी मर्जी से जाके सेकंड मैरिज करवा रहे हैं। आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। अगर आपका 9th हाउस अच्छी कंडीशन में होगा तो वो खुद से ही आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप सेकंड मैरिज की तरफ जाइए, और सेकंड मैरिज करते ही आपकी कुंडली में दोष था 7th हाउस में वो दूर हो जाएगा और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल पड़ेगी और भी पॉजिटिविटी आप फील कर पाएंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, है ना। एक तो हिंदी में हिंदी में किया जा रहा पॉडकास्ट, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने है ना नॉलेज दी, तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट, ये बातें अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी होगी तो फिर ज़रूर शेयर करना और जुड़े रहना हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।